प्रदेश में भारी वर्षा और गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। विभिन्न जिलों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित क्षेत्र 17% से अधिक करने का रखा लक्ष्य। और प्रदेश में अनलॉक 2 के तहत अब 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें, रात्रि कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्सायन और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय रहने के कारण भारी वर्षा हो रही है। लगातार वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। गंडक, कोसी सहित अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी में पानी बढ़ गया है। गंगा किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। इधर पश्चिम चंपारण जिले तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से भारी वर्षा हो रही है। गंडक सहित सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की आशंका के मद्देनजर जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तटबंधों की निगरानी करने और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ टीमों को सतर्क रहने को कहा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जल जमाव की समस्या जल्द पूरी की जाएगी। इसके बावजूद जल जमाव की समस्या बनी हुई है। कोशिश है कि जो हमारे 7 पंचायत हैं उनमें भी अगर कोई तकलीफ होगी तो उसका नगर निगम काम करेगा। और नगर निगम जब बना है तो निश्चित रूप से इसमें मैं सभी पार्षद को धन्यवाद देती हूँ कि और बहुमूल्य सुझाव जो दिए थे उसमें हमारे डीएम ने भी काम किया है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जल जमाव का कोई कारण नहीं बनता है। सारी कमेटियाँ बनी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन पर नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मौसम विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और एनडीआरएफ के समन्वय की नई व्यवस्था स्थापित करने पर बल दिया है। श्री शाह ने जल शक्ति मंत्रालय को बड़े बांधों से मिट्टी निकालने के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य कर्मियों को 1 माह के मूल वेतन या मानदेय के बराबर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए राशि की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। सरकार ने मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एम्बुलेंस की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद प्रदेश का हरित आवरण अब 15% से अधिक हो गया है। राज्य सरकार ने इसे 17% से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया गया है। और इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण के लिए आज महाअभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महाअभियान के तहत एक दिन में 7,22,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। यह टीकाकरण के लिए राज्य में 18 साल से ऊपर योग्य लोगों की संख्या का 1% है। विभिन्न जिलों में कोरोना टीका को लेकर लोगों में फैली भ्रांति को दूर करने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
पूर्वी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांवों में कोविड टीकाकरण में सशस्त्र सीमा बल भी सहयोग कर रहा है। एसएसबी के जवान टीकाकरण दल को ग्रामीणों को टीका दिलवाने में मदद कर रहे हैं। देखिए मोतिहारी से आलोक कुमार की एक रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण की नेपाल से लगी सीमा पर सीमावर्ती भारतीय गांवों में एसएसबी राज्य सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों से मिलकर टीकाकरण अभियान चला रही है। वैक्सीन लगवाने में अक्सर इन कर्मियों को ग्रामीणों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूंकि एसएसबी के जवान इन ग्रामवासियों और समाज के प्रमुख लोगों से घुले मिले होते हैं और क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ हैं, तो स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रामीणों के टीकाकरण में कोई खास परेशानी नहीं होती। रक्सौल अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी की 71वीं बटालियन तैनात है। अनुमंडल के आदापुर प्रखंड के गौरैया, मूर्तिया, इस्लामपुर और चंद्रमन जैसे अनेक गांवों में जहां अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, वहां के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अंधविश्वास दूर करके खुद भी लेवे के बाद आज हई ले बाड़न, इनका कोनो समस्या बा, खड़ा बाड़न आज रोवा लगे, फिट बाड़न का अब इनका जे क्षमता बा इनका शरीर में वो बढ़ गइल बा कि ना। अब जाएंगे वो बुखार होला, चाहे निमोनिया होला, चाहे कुछ होला, दवा लेवे नहीं, दवा ना लेवे नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने एसएसबी का सहयोग लिया, जिसके बाद लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए। अब आदापुर बीएचसी की मेडिकल टीम इन गांवों में वैक्सीनेशन का काम कर रही है। कोरोना के सुई के चलते यहाँ के गांव के लोग बहुत भयभीत रहे, पहले सुई लेत ना रहे, भिन्न प्रकार के मिथ्या बात लोग फैला दिले रहे। तो अंसद सर आए और सब लोगों को एक मीटिंग कराए, बुजुर्गों का मीटिंग कराने के बाद में ये प्रेरित किए लोगों को, हम लोग भी लोगों में फैला रहे हैं इस बात को। सब लोग सुई लेने से अब मैंने भयभीत नहीं है, भयभीत मुक्त हो गया लोग। एसएसबी सीमांत मुख्यालय के कमांडेंट पंकज दरार का कहना है कि सीमावर्ती जनता के टीकाकरण में एसएसबी राज्य सरकार को आगे भी हर संभव मदद के लिए तैयार है। उस बॉर्डर वाले इलाका में है, उनका जो एतमाद है, उनका जो कॉन्फिडेंस है एसएसबी के प्रति बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे जगह भी हाल में उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपने पाया होगा कि वहीं की टीम ने वहाँ के जो इस्लामपुर, कोरैया और मूर्तिया, ये गाँव के बच्चों को, जो अदरवाइज़ इस कोरोना के टाइम में कोई स्कूल हर एक जगह बंद है, तो इन लोगों ने वहाँ इस बच्चों को बैठा के पढ़ाने का काम शुरू किया। उनको पढ़ाते हैं, देशभक्ति का गाना उनको सिखाते हैं, उनको हाइजीन के बारे में सिखाते हैं, क्या आवश्यकता है हाथ के सफाई का, या अभी कोरोना के टाइम में क्या क्या ज़रूरत है, कैसे आदमी अपने आप को हिफाजत कर सकता है। तो ये सारी चीज़ उनको पढ़ाने के दौरान वो बताते हैं। मेडिकल टीम और स्थानीय लोग एसएसबी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से लोगों में टीके के प्रति हिचकिचाहट समाप्त हुई और लोग अब आसानी से टीका लगवा रहे हैं। मोतिहारी से आलोक कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। लेते हैं अगली खबर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत पहले से जारी प्रतिबंधों में कुछ अधिक छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा समूह की बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद रात्रि कर्फ्यू को 1 घंटा कम करने तथा दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान 1 घंटा अधिक खुली रखने की अनुमति मिलेगी। बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि अनलॉक 2 के तहत यह निर्णय 16 से 22 जून तक मान्य होगा। तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। दूसरा है कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर ऑल्टरनेट डेज पर प्रातः 6 बजे से 6 बजे संध्या तक खुल सकेंगे। तीसरा है उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 6 बजे संध्या तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू अब 8 बजे संध्या से प्रातः 5 बजे तक लगेगा, जो कि पूर्व में 7 बजे संध्या से सवेरे 5 बजे तक था। तो इसे भी एक दिन 1 घंटा
बाद से प्रारंभ किया जा रहा है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के तहत कोसी तटबंध के अंदर बसे कठडुमर पंचायत में 5 बेड वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ग्रामीणों को अब बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इस केंद्र में ओपीडी के अलावा प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य उपकेंद्र के चालू हो जाने से ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। देश में कोरोना संक्रमित स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से सक्रिय मामलों की दर घटकर 3% से नीचे आ गई है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने वर्षा जल संरक्षण के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखकर सहयोग करने का आग्रह किया है। कोविड महामारी के बीच लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संगठन सक्रिय हैं। पटना में स्वयंसेवी संगठन लोगों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। पटना सिटी में चौका थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बालू व्यवसायी को गोली मार दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करके अपराधियों का पता लगा रही है। औरंगाबाद जिला प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को पक्का आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जमीन का पर्चा दिया गया। प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन के पटना स्थित सरकारी आवास में लगी आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कटिहार जिले के बरारी पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने के बाद नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण कराया गया है। नगर निगम के उपायुक्त ने भवन का उद्घाटन किया। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने एक शराब तस्कर मंजीत कुमार को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के अमगढ़वा गांव में पुलिस ने छापा मारकर बड़ी संख्या में हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में भारी वर्षा और गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। विभिन्न जिलों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित क्षेत्र 17% से अधिक करने का रखा लक्ष्य। और प्रदेश में अनलॉक 2 के तहत अब 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रात्रि कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।